एवरीवन, आई एम निशा अठवाल। जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने उस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, तो आज उसी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसकी इंग्लिश में जो पहचान होती है वो इसकी एडवर्ब्स होती है। एडवर्ब्स होती हैं इसकी टुडे, स्टिल, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ, लुक, लिसन, नाउज़ेडेज, these days, this evening, etc. ऐसी जो मीनिंग जब भी सेंटेंसेस में आती हैं तो वो जो सेंटेंस होता है हमारा, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है। और हिंदी में इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जब ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, मतलब वर्ब के लास्ट में आते हैं, तब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। इसी के साथ हम अगर आगे चले तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, प्लस में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। आईएनजी इसके रहा है अर्थ को प्रयोग करने के लिए इसमें लगाया जाता है। और वर्ब में जब आईएनजी लगाया जाता है तो वर्ब का बहुत से ऐसे रूल होते हैं जिन वर्ब में आईएनजी यूज़ नहीं किया जाता, और कईयों में आईएनजी यूज़ करने पर कुछ बदलाव आते हैं। जिनमें से हमारा पहला है वर्ब ऑफ परसेप्शंस, मीन्स ज्ञानेंद्रियों का अनुभव कराने के लिए जब हमारी वर्ब्स आती हैं तब उनमें आईएनजी का यूज़ नहीं होता। जस्ट लाइक एक एग्जांपल है जैसे सी और स्मेल एसेट्रा। ये जब वर्ब्स आती हैं तब इनमें आईएनजी नहीं लगता, लेकिन कभी कभार इनमें आईएनजी भी लगता है। जैसे सी में जब आईएनजी लगता है तो वहाँ पर ये अर्थ देने के लिए आती है, या तो किससे मिलने के लिए या फिर किससे बिछड़ने के लिए। इसी प्रकार जब स्मेल में आईएनजी लगाया जाता है तो ये जब हम बार बार करके जब दूध या किसी भी चीज़ को हम जैसे सूंघते हैं उसकी स्मेल लेने के लिए, तब इस वर्ब में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे हम इसी का एक सेंटेंस देखें कि आई एम सीइंग माई सिस्टर टुडे। ये इसका एक एग्जाम्पल है और इसमें आप देख सकते हैं कि आई एम सीइंग माई सिस्टर टुडे, यानी यहाँ पर हिंदी होगी इसकी कि आज मैं मेरी बहन से मिलूँगी। ये हमें बोध कराने के मिलूँगी नहीं, मिल रही हूँ, ये हमें बोध करा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। जबकि हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब ऑफ प्रेसिशन में सी के आईएनजी नहीं लगता, लेकिन जब भी सी में आईएनजी लग जाता है तो ये मिलने या फिर किसी से बिछड़ने के बोध में आती है। इसी प्रकार आगे का जो एक स्पेशल रूल होता है वर्ब का, वो होता है वर्ब शोइंग फीलिंग एंड स्टेज ऑफ माइंड। जस्ट लाइक हमारी फीलिंग्स जो हैं, फीलिंग जैसे लव, हेट, बिलीव, लाइक, डिसलाइक और भी बहुत सारी एक्सेट्रा, तो उनमें जब भी आईएनजी लगाना होता है तो उनमें आईएनजी नहीं लगता। एक जैसे उदाहरण होता है, हम कई जगह पर देखते हैं आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि आई एम हेटिंग यू। आपने ये सेंटेंस कभी भी कहीं भी नहीं देखा होगा, क्योंकि जो वर्ब हमारी फीलिंग्स को बताने के लिए आते हैं, हमारे माइंड के स्टेज को बताने के लिए आती हैं, उन मीनिंग्स में मतलब वर्ब्स में कभी भी आईएनजी नहीं लगता, और ये सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। तो इसी के प्रकार में हम आगे चलते हैं वर्ब के कुछ और रूल्स पढ़ने के लिए। तो आगे जो है वो हमारे वर्ब के स्पेशल रूल में आते हैं वर्ब शोइंग मेंटल प्रोसेस, मीन्स जो हमारी वर्ब है वो हमारे दिमाग की स्थिति को बताती स्थिति। जस्ट लाइक इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, जो इसमें वर्ड्स आते हैं वो होते हैं थिंक और बिलीव। जो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसी में आते हैं, और जब ये वर्ड्स आ जाते हैं तब इनमें आईएनजी नहीं लगता। बाय द वे, थिंक में कभी कभी आईएनजी लग जाता है। थिंक में आईएनजी भी तभी लगता है जब उस वाक्य में, मीन्स उस सेंटेंस में ना तो किसी से राय ली जाए और ना ही किसी से राय पूछी जाए। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आई एम थिंकिंग अबाउट द एग्ज़ाम्स, कि मैं एग्ज़ाम्स के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पर ना तो मेरी राय ली गई है और ना ही मुझसे पूछी गई है।
तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उनमें तो आईएनजी लगेगा थिंक में, लेकिन इसके अलावा जो सेंटेंसेस होंगे उनमें थिंक में आईएनजी नहीं लगेगा। तो मैं अब आप सभी से पूछती हूँ कि आप में से कोई एक मुझे इसका एक एग्जाम्पल दे। बताओ हिमांशु। I am thinking about my house condition. ओके, हिमांशु ने हमें आईएनजी का एग्जाम्पल दिया है कि आई एम थिंकिंग अबाउट माई हाउस कंडीशन। माई हाउस, इतना ही करते हैं कि मैं अपनी घर की स्थिति के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पर इससे ना तो किसी ने राय ली है और ना ही किसी से राय पूछी है, तो यहाँ पर थिंक में क्या लग गया, आईएनजी लग गया। लेकिन जब कोई पूछे कि क्या तुम्हें, मतलब कोई भी अगर तुम्हें किसी राय के लिए पूछे, तो जैसे मुझसे कोई पूछता है कि 2 अक्टूबर को हम कोई काम कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगी आई थिंक। यहाँ पर क्या है, आई थिंक आया है सिर्फ। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उनमें थिंक में आईएनजी नहीं लगेगा, और दूसरे जो सेंटेंसेस होंगे उनमें थिंक में आईएनजी लगेगा। और कब लगेगा, जब किसी से राय ना तो पूछी जाए और ना ही ली जाए, और जब ली जाएगी और पूछी जाएगी तो आईएनजी नहीं लगेगा। ओके, बैठ जाओ। फिर आगे आता है हमारा वर्ब शोइंग प्रोसेस, अगला है हमारा वर्ब शोइंग पोजेशन। मतलब जब क्रिया अधिकार बताती है ना, तब उन क्रियाओं में भी आईएनजी नहीं लगता। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बिलोंग टू और हैव एक्सेट्रा। ये जो मीनिंग होती है ना, ये अधिकार बताने के लिए आती हैं, और जब ये मीनिंग आती हैं तब इन मीनिंगों में भी आईएनजी नहीं लगता। सॉरी, मैं मीनिंग बोल गई, मतलब वर्ब में भी आईएनजी नहीं लगता। इसका एक एग्जाम्पल आप में से कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड, मुकुल बताओ। I belong to a poor family. यस, मुकुल ने एग्जाम्पल दिया, आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली। वेरी गुड मुकुल, बैठो। तो मुकुल ने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, कि ये जो आदमी है, मतलब कोई भी है, वो क्या है कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर रिश्ता आ रहा है, उस आदमी का अपने परिवार पर अधिकार आ रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उनमें जो वर्ब होगी, उन वर्ब में भी आईएनजी नहीं लगेगी। एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब प्रेसेप्शन वाली वर्ड्स जो होती हैं उनमें आईएनजी लगाया जाता है, तो कई जो है उनका जो अर्थ होता है, उनकी जो मीनिंग्स होती है वो बदल जाती हैं। जैसे हियर है, सुनने के भाव के लिए आता है। अगर हम इसमें आईएनजी लगा देंगे, तो ये हियरिंग हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि हियरिंग वो होती है जो कोर्ट में जज सुनवाई जब करते हैं केस की, तब हियरिंग का यूज़ किया जाता है। तो हमारे जो सारे जो स्पेशल रूल हैं जिनमें वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगा, हमने ये कहाँ पढ़ लिया है। अब हमें ये पढ़ना है कि वर्ब में कहाँ आईएनजी लगते टाइम क्या हटेगा और क्या नहीं। तो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है हमारा वर्ब में कब आईएनजी लगने पर क्या हटता है और क्या नहीं। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ई होता है, जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ई होगा, तो उसमें आईएनजी लगाते टाइम ई जो है वो हट जाएगा। तो इसका जैसे ये कम है, कम के लास्ट में आ रहा है ई, और अगर हम इसमें आईएनजी ऐड करते हैं तो ये हमारा बनेगा कमिंग, बनेगा ये कमिंग ही। बट क्या होगा कि इसमें ई जो है वो हट जाएगा, किसके कारण, आईएनजी के
कारण। दूसरा वर्ब का जो रूल होता है वो कहता है कि जब भी वर्ब के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले अगर कोई वोवल हो, वोवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इन सभी को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। तो जब भी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल होगा, तब जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है हमारा वो डबल हो जाएगा। तो ये स्टॉप है, इसके लास्ट में कॉन्सोनेंट पी है और उससे पहले वोवल ओ है। तो अगर हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो इसमें पी जो है वो डबल हो जाएगा और ये बचेगा, ये बनेगा स्टॉपिंग। अब इसमें इसके भी कुछ अपवाद होते हैं जो मीनिंग लास्ट एंड होती हैं, यू, डब्ल्यू, वाई, एक्स और भी बहुत सारी हैं, जैसे जी है एक और एच भी है। जब मीनिंग इनसे एंड होती हैं, जब मीनिंग इन सब से एंड होती हैं, मतलब वर्ब जब एंड इन शब्दों के साथ होता है तब उसमें आईएनजी लगता है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है हमारा वो डबल नहीं होता और यही हमारा आईएनजी का अगला रूल कहता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है ग्रो, और ग्रो के लास्ट में कॉन्सोनेंट तो है पर वो कौन सा कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू, और हमें पता है कि डब्ल्यू जब भी किसी वर्ब के लास्ट में आ जाता है और उसमें अगर आईएनजी ऐड करना होता है तो डब्ल्यू कभी भी हमारा डबल नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही आएगा और ये वर्ब बनेगी हमारी ग्रोइंग। इससे अगला है हमारा आईई का नियम। आईई का नियम क्या कहता है, जब भी किसी वर्ब के लास्ट में आई होगा, जैसे लाई है, डाई है और भी बहुत सारी मीनिंग है, कि जब भी किसी वर्ब के लास्ट में आई और ई होगा साथ में, तब आईएनजी लगाते वक्त उसमें आई और ई का बन जाएगा वाई। इसका ये रहा एक एग्जाम्पल, इसमें लाई है, तो जब भी हम इसमें आईएनजी लगाते हैं तो हम हमेशा ये ही मीनिंग देखते हैं। आपने कभी देखी है ये मीनिंग, LIEING, ये वाली मीनिंग कहीं नहीं देखते हम, किसी भी बुक में हमें ये वाली मीनिंग नहीं मिलेगी, हमें मिलती है तो हमेशा ये वाली मीनिंग। तो ऐसी जो मीनिंग्स होंगी वो सारी, जिनमें वर्ब के लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैंने एक एक करके आप सभी को बताए हैं, उनमें आईएनजी नहीं लगेगा। एक मैंने आपको इसका अपवाद जो होता है वो भी होता है। इसका अपवाद क्या होता है, एक मीनिंग होती है डाई, जब भी ये मीनिंग आ जाती है इसका मतलब होता है रंगना। जब भी ये मीनिंग आ जाती है, इस मीनिंग के लास्ट में भी ई है, लेकिन इस मीनिंग में जब भी हम आईएनजी लगाएंगे तो इस मीनिंग का ई कभी भी गायब नहीं होता, ये ई यहाँ का यहाँ ही रहता है। तो अब अगला जो है हम रूल पढ़ेंगे कि कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मतलब हिंदी के वाक्यों के अलग होने पर भी कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ बनता है, तो वो हम अब आगे पढ़ेंगे। अब कंटिन्यूस टेंस के कुछ स्पेशल रूल होते हैं कि ये टेंस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, जबकि हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे भी नहीं आते हैं, और इसकी इंग्लिश की जो है वो एडवर्ब्स भी नहीं आती हैं। तो पहला इसका जो रूल है वो ये कहता है कि ये ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए आता है जो पहले से चल रहे हैं, वर्तमान यानी प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, और आगे कब तक चलेंगे ये हमें नहीं पता। जस्ट लाइक मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पर हमारे पहले रूल का। तो पहला एग्जाम्पल मैं लिखूंगी जैसे आई एम राइटिंग ए बुक। ये हमारा सेंटेंस है, आई एम राइटिंग ए बुक, सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें हमें पता चल रहा है कि मैं बोल रही हूँ कि मैं एक किताब लिख रही हूँ, लेकिन इसमें ये नहीं पता चल रहा कि मैंने किताब कब से लिखनी शुरू की, कब तक लिखूँगी, पर ये पता चल रहा है कि मैंने उस किताब को पहले भी लिखा, अब भी लिख रही हूँ और आने वाले समय भी लिखूँगी। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें हमें टाइम का पता नहीं चलता पर ये पता चलता है कि वो पहले भी चल रहे थे, अब भी प्रेजेंट में भी चल रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी चलेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई ऐसे कार्य हैं जो पहले प्रेजेंट में तो चल ही रहे थे, लेकिन जब उनको बताएं, मतलब जब उनका वर्णन करें, डिस्क्राइब करें उनको,
तब इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो चलते रहें, आप ऐसे नहीं समझेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आई एम लर्निंग ड्राइविंग, ये हमारा एक सेंटेंस है। इसमें मैंने लिखा है कि आई एम लर्निंग ड्राइविंग, मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ। ये पता है कि मैं प्रेजेंट में गाड़ी चलाना सीख रही हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलते वक्त भी गाड़ी चलाना सीखूँ। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे, वो सेंटेंस भी किस में बनेंगे, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूज में। अब इसका एक और कोई एग्जाम्पल आप में से मेरे को कोई देना चाहे, जिसको ये समझ में नहीं आया या फिर किसी को कोई डाउट। ओके, हाँ, हिमांशु आप बताओ। I am reading 5 minutes ago. 1 मिनट, शायद आपने थोड़ी सी गलती कर दी, वैसे आपका सेंटेंस सही है। जैसे आई एम रीडिंग, अब देखो ये सेंटेंस है कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ या फिर रहा हूँ या फिर कोई भी हो, तो मैं पढ़ रहा हूँ। ये पता चल रहा है कि अगला प्रेजेंट में ही पढ़ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जब वो ये बात बता रहा है तब भी वो पढ़ ही रहा हो, वो कुछ और काम भी, मतलब और काम तो कैसे करेगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो बोलते टाइम भी पढ़े, ठीक है। और जो आते हैं हमारे अगला स्पेशल रूल, जिनमें सिर्फ कंटिन्यूस यूज़ होता है, वो होता है हमारा एक टेम्परेरी वर्ब्स। टेम्परेरी वर्ब्स का मतलब है कि कुछ ऐसे काम जो रोज़ाना नहीं होते, कभी कभार होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं रोज़ बस से स्कूल जाती हूँ, लेकिन आज मैं कार से स्कूल जाऊँगी, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई गो टू स्कूल बाय बस। बट, अब इस बट, ये देखो, आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल से बस से स्कूल जाती हूँ। अब बट के आगे का जो सेंटेंस होगा वो हमारा कंटिन्यूस में होगा। देखो कैसे, बट टुडे आई एम गोइंग टू स्कूल बाय कार। तो जब ऐसी सिचुएशंस होंगी, टेम्परेरी सिचुएशंस, तो जब भी वाक्य बनेगा, किस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में। आप में से कोई, किसी को कुछ पूछना है इस सेंटेंस में? मीन्स पूरी क्लास को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू। अगला एग्जाम्पल जो है वो हमारा